सर आपको पता है आप कौन से किंगडम को बिलोंग करते हो? किंगडम, हाँ। साम्राज्य, गलत समझ नहीं। महेशमती साम्राज्य। क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमार। और क्लास 10th में सर आपको याद होगा हम सारे लोगों ने अमीबा के बारे में बहुत पढ़ा था। हाँ, हाँ। अमीबा कौन से किंगडम को बिलोंग करता है ये आपको अमीबा पता वही है? होता है ना जो अजीब सी शेप का होता है, इसके पैर फॉल्स होते हैं, हाँ जी, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। करेक्ट, यस। हाँ। तो वो क्या? वो क्या होता है, मतलब वो किस में आप इसे प्लेस करोगे, कौन सी कैटेगरी में आता है? वो एनिमल है या प्लांट है या क्या है वो? मेरे को फंगस फंगस सा लगता है मैडम। ओके, और आपको डॉल्फिन पता है क्या होती है? हाँ, प्यारी सी एक फिश होती है मैडम। सर वो फिश नहीं होती, एक्चुअल में वो मैमल्स होती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कौन से किंगडम में है। अच्छा, मैं कौन सा किंगडम में मैम? सर आप एनिमल किंगडम में हो, मतलब हम सब एनिमल किंगडम में क्या हैं। मैं जानवर हूँ? नहीं, बट हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग किंगडम और कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। क्लास 10 से सीधा क्लास 11th में आए हो और वो भी बायोलॉजी ली है, तो ये जाने बिना हम बायोलॉजी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो तैयार हो जाओ चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के वन शॉट के लिए, जिसमें मैं आप लोगों की पूरी बेसिक्स क्लियर करूंगी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, और आपकी ये जर्नी 11th से नीट तक की पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाऊंगी विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सो सी यू। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनूज, स्वागत है आप सबका साइंस एंड फन एजुकेशन पर, जहां पर आपके टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज मैं लेकर आई हूं वन शॉट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो ये चैप्टर है क्लास 11th का पहला चैप्टर, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या जान सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपकी जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स होंगी बायोलॉजी को लेकर, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, हमें कैसे पता चला कि वो एक प्लांट है, हमें कैसे पता चला वो एक एनिमल है, वो एक बैक्टीरिया है। तो हम पूरा का पूरा एक ओवरऑल डीप बायोलॉजी, एकदम जो शुरुआत से बायोलॉजी होती है ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का जो बी होता है वो आप लोग इस चैप्टर में फिनिश कर दोगे, एंड आई प्रॉमिस कि एट द एंड ऑफ दिस वन शॉट यू विल बी एबल टू लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। क्यों हम लिविंग वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को इनकंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, बट अब हमें पता चलेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ही होगा कि अमीबा आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, और क्लास 10th में अमीबा पढ़ने के बाद आप भूल गए उसके बारे में। आपको इनफैक्ट ये भी नहीं पता है कि अमीबा होता क्या है, क्या वो कोई बैक्टीरिया है, क्या वो कोई एनिमल है, या वो कोई प्लांट है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू क्लासिफाई, यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू नेम समवन। कहते हैं ना कि जब तक हम किसी को उसका नाम ना दे, हमारे लिए वो चीज़ अनआइडेंटिफाइड होती है, हम उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नाम ही नहीं है, और जो चीज़ बेनाम होती है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता इस दुनिया में। तो आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर इस दुनिया में, इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है
बायोलॉजी को लेकर। बायोलॉजी का एक अलग रूप आप लोग देखोगे। आई नो क्लास 10 से आने के बाद आप लोगों को अभी क्लास 11th की बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, बहुत डिफिकल्टीज होगी एंड बहुत सारे बच्चों को तो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही होगी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, टू मेक इट ईजी फॉर यू एज फार एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड। देख लेते हैं आपके सीबीएसई सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता ही होगा, बट जो भी चीजें आपको नहीं पता है या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो उसको लेकर, खैर मैं तो इसीलिए आई ही हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल तगड़ी बना दूं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो आप श्योर हो चुके होंगे कि नीड पढ़ने से पहले आपको इतना पता होगा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्यों है। नाउ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, लाइफ को हम किस एंगल से देखते हैं ना, वो देखने का नजरिया ही आपका चेंज हो जाएगा जब आप ये तीसरा टॉपिक पूरा पढ़ चुके होंगे। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये सारे वर्ड्स बहुत ही एलियन, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नए हैं आपके लिए। अगर हम बात करें क्लास 10 के कंपैरिजन में, आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, बट आई एम श्योर इस वन शॉट के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इस सब्जेक्ट को अलग तरीके से देखने लग जाओगे, एंड आई प्रॉमिस। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद बायोडाइवर्सिटी। व्हाट डज दिस मीन, ये टर्म क्या है बायोडाइवर्सिटी। एक बार ना हम क्या करते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि मैं ना चीज़ों को तोड़ती हूँ। तोड़ती हूँ का मतलब है कि जैसे कोई वर्ड है जो बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं उस वर्ड के ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि देखो कितना इजी था। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ना हमारे पास 2 शब्द आ जाते हैं, एक होता है बायो और एक होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी डाइवर्स, वैरायटी, राइट। तो कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हमारे इस दुनिया में पाए जाते हैं, बस इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बायोलॉजी होती क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। क्लास 10th के बाद आप लोग पहली बार बायोलॉजी को एज अ कोर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। बायोलॉजी आप लोगों ने चूज की है, मैं इस डिसीजन को आपको रिग्रेट करने नहीं दूंगी। बायोलॉजी होती क्या है, आप जितनी भी सारी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हो, जो मूव कर रही है, जो सांसें ले रही है, जो रिप्रोड्यूस कर रही है, जिसके अंदर कोई ना कोई हलचल हो रही है, वो सब कुछ एक लाइफ है, एक लाइफ का फॉर्म है। वो सब कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं जो उनको लिविंग बनाता है। लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा था, एंड यू नो कि विदाउट दीज प्रोसेसेस लाइफ इज नथिंग, है ना। तो द लिविंग वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप लोग मुझे बताना कि जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक में अगर आप लोग घर से बाहर निकले हो, तो आपको कितने अलग अलग तरह के स्पीशीज, कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। बहुत सारे दिखते होंगे। ऑन एन एवरेज आपको 7 to 10 तो दिखते ही होंगे, है ना। तो ये 7 to 10 तो आपको डेली लाइफ में दिख रहे हैं, जो आपके हैबिटेट के आसपास है। सोचो इस पूरी दुनिया में कितनी सारी वैरायटीज होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कितने सारे डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स होंगे इस दुनिया में। तो ये ही है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज तक। माइक्रोस्कोपिक, अभी मैं स्टूडियो में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस लेक्चर के अंदर मुझे
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख तो नहीं रहा है, बट एटलीस्ट लैक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सो स्मॉल, सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आईज। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। लार्ज ऑर्गेनिजम्स तक भी, ब्लू व्हेल, ओ माय गॉड, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स, जैसे कि माउंटेन्स में देखे जाते हैं, फॉरेस्ट में देखे जाते हैं, ओशियन, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स में देखे जाते हैं। ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, डिफरेंट प्लेस ऑफ लिविंग होता है, डिफरेंट नीश होता है जहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अर्ली ह्यूमंस डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज, often defying inanimate objects like wind and fire and certain plants and animals due to awe or fear. The recognition that all organisms are interrelated led to humility and movements of biodiversity conservation. तो सोचो कि हम कितने ज़्यादा evolved बीइंग्स हैं, कितने ज़्यादा इवॉल्व्ड लिविंग बीइंग्स हैं कि हमारे थ्रू ही इस दुनिया में हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई है। हमें पता भी नहीं है कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में जो अभी भी अनडिस्कवर्ड रह गए हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस दुनिया में पाए जाते हैं वो सब हमारे अर्थ की, हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी का एक अटूट हिस्सा है बच्चों। चलो सबसे पहले बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पाए जाने वाली डाइवर्सिटी यानी वैरायटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं बच्चों। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करता है विजिबल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, और माइक्रोस्कोपिक वंस जिन्हें हम नहीं देख सकते अपने आंखों से, विथ डाइवर्सिटी इंक्रीजिंग इन लार्ज ऑब्जर्वेशन एरियाज जैसे कि डेंस फॉरेस्ट। जितने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में आप जाओगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखेगी। कमेंट में बताना कि सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कहाँ पर, कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है, किस फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। Each distinct kind of organism represents a species. हर एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। आप स्कूल में जाते हो, लगभग 5000-6000 बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, तो क्या आप उसको बायोडाइवर्सिटी में काउंट करोगे? नो, आपके स्कूल में सारे बच्चे एक ही स्पीशीज के हैं, दैट इज ह्यूमंस, दैट इज होमो सेपियंस। लेकिन हाँ, आपके स्कूल में जब आप जाते हो तो होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस के अलावा भी कुछ स्पीशीज आपको दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, डॉग है और कैट है, और कोई छोटा सा क्यूट सा कोई इंसेक्ट हो गया, कोई आर्बोरियल एनिमल हो गया, कुछ भी हो गया, वो जरूर काउंट किया जाएगा हमारे बायोडाइवर्सिटी के पार्ट में। यानी कि स्पीशीज क्या होती है? जो दिखने में अलग हो, जो पूरी के पूरी एंटिटी अलग हो। ठीक है, अब मैं हूं और मेरी फ्रेंड है, तो मैं और मेरी फ्रेंड डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, हम सेम स्पीशीज हैं, तो हमें एज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिंगल काउंट किया जाएगा। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज आर नोन। कितने हो गए भाई? 1 मिलियन तो हो जाता है 10 लाख, यानी कि 17 से 18 लाख स्पीशीज अभी तक नोन है, अभी तक डिस्कवर्ड है बाय द ह्यूमंस। हम लोगों ने ही डिस्कवर किया है इनको, हम लोगों ने ही इन्हें पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है, इनको नाम दिया है। इस चीज पर बहुत गौर करना बच्चों, क्योंकि ये एक स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आगे चलकर ये चीज वापस से मेंशन हुई तो आपको हिट कर जाएगी कि मैंने ये चीज बोली थी। तो 17 से 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज को अब तक नाम दे दिया जा चुका है। जिनको नाम मिल गया ना, समझो उनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, समझो वो खुद एग्जिस्ट करते हैं। जिनको उनका नाम नहीं मिलता ना,
उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सो विथ न्यू वंस कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाइड, अभी भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं इस दुनिया में बच्चों, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अगर कोई अनआइडेंटिफाइड बिल्कुल ही अलग सा स्पीशी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो हमें पता भी नहीं होगा कि ये कौन है, हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका नाम ही नहीं रखा गया है, राइट। तो biodiversity refers to the number and types of organisms on earth। biodiversity क्या होती है? It is the different types of animals, plants and microorganisms जो present है हमारी दुनिया में, हमारे earth में। They are considered as biodiversity of earth। They are vital for understanding ecological interactions। They are vital for understanding ecological interactions। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आप किसी फैमिली फंक्शन में गए। अब बहुत लोगों की ना एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है ना, और बच्चे यूजुअली अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को जानते भी नहीं है। तो ये फैमिली फंक्शन से एक मौका होता है अपने फैमिली मेंबर्स को जानने के बारे में। तो हमारे मम्मी पापा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि बेटा ये हमारे बुआ के ताऊ के लड़के के ये हैं वो हैं, ऐसे करके। एंड देन वी गेट टू नो कि ओ दिस पर्सन इज रिलेटेड टू मी एज पर्टिकुलर रिलेशन। इस रिलेशन से ये मेरा ये पर्टिकुलर जो भी रिलेटिव है वो लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें पूरी दुनिया में पाए जाने वाले डिफरेंट स्पीशीज के बारे में जानना होता है ताकि हम बेटर समझ सके उनके बारे में और वो हमसे कैसे रिलेटेड हैं इसके बारे में भी, या हमसे रिलेटेड नहीं भी हैं तो वो किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमारी ये दुनिया, हमारी ये सुंदर सी दुनिया कितनी पुरानी है और इस पुरानी सी दुनिया में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब तक इवॉल्व होते आए हैं। चलो अब बात करते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। जस्ट लुक एट दिस कैट, हाउ क्यूट शी इज, शी और ही इज। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ हिटलर टाइप वाइब्स दे रहा है ना ये। अब देखो ये पूछ रहा है ना कि नीड क्या थी क्लासिफिकेशन की, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो। अब ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ये कैट आ जाती और हमें उसका नाम ही नहीं पता होता कि ये इसे हम कैट कहते हैं, तो फिर तुम क्या कहते? तुम तो डर के मारे भाग जाते कि ये क्या चीज़ है भाई। तो इसीलिए बेटा क्लासिफिकेशन ज़रूरी होती है। क्लासिफिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसे बिलोंग करता है, कौन किस जगह को बिलोंग करता है, किसकी हैबिट कैसी है, किसका न्यूट्रिशन कैसा है, या फिर वो हमारे लिए किसी काम आ सकता है तो कैसे आ सकता है। तो नीड क्या है क्लासिफिकेशन की? देखो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के स्पीशीज जो है ना वो प्रेजेंट होती है हमारे दुनिया में। डाइवर्सिटी है इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमसे कैसे अलग है? बहुत सारी चीजें जो हमें अलग करती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे में सिमिलर भी है। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्रिएट करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, या रिलेशनशिप ना भी कहें तो इतना कह सकते हैं कि वो स्पीशी हमारे लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस और सेपरेटली। ये तो खैर सही बात है, 4 दिन की जिंदगानी और 4 दिन में हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाएंगे? ना, नको, हो ही नहीं सकता। लेकिन एटलीस्ट अगर हमें पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो for the ease of studying, ranks or categories are created to place the organism.
few other needs of classification are, और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कि हम अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सके कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू मी और नॉट, और अगर रिलेटेड है तो किस वे में है, किस तरीके से है। अदर बायोलॉजिकल साइंसेस का डेवलपमेंट लाइक बायोजियोग्राफी नीड्स अ बेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। जब तक हम ऑलमोस्ट सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का समझ लो बेसिस नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड उसे नहीं करेंगे, तब तक हमें बहुत सारी बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस में स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है बायोजियोग्राफी का, लेकिन बायोजियोग्राफी के अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ साइंसेस हैं, हम उसे कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है या जेनेटिक्स पढ़नी है, हम जेनेटिक्स कैसे समझेंगे जब तक हमें क्लासिफिकेशन करना ही नहीं आएगा। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर रिक्वायर्ड इन अदर सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी लाइक फिशरीज। फिशरीज के लिए फिशेस को समझना जरूरी है। फिशेस को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि पानी में रहने वाला हर ऑर्गेनिज्म फिश नहीं होता। फिश को फिश होने के लिए क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, उन कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसका कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर उसे क्लासिफाई करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। और बच्चों यही होता है पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन होता क्या है? इट इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? मेथड्स टू ग्रुप और क्लासिफाई और कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स। कैटेगराइज करेंगे हम ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities। ठीक है, और ये चीज ना बहुत ही सिस्टमैटिक वे में की जाती है, ये चीज बहुत ही सिस्टमैटिक वे में की जाती है और इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया तुम लोगों ने, सब कुछ पढ़ लिया। अब इतना समझो कि जो मेजर कैटेगरीज होती है ना क्लासिफिकेशन की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये इन डेप्थ इन डिटेल आप लोगों के 11 CBSE सिलेबस में तो नहीं है, एटलीस्ट इन दिस चैप्टर तो नहीं है, वो आपके सेकेंड और थर्ड चैप्टर में ज़्यादा रिलेट करेगा। बट मैं आप लोगों को एक ऊपर से आइडिया दे देती हूँ कि ये तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सोचो आप इस दुनिया में सबसे पहले आ गए, अभी इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी इंटेलिजेंट इंसान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप ही हो। और आप देख रहे हो कि इस दुनिया में आपके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, किसी की पूंछ है तो किसी के फेदर्स है तो किसी की बीक है तो किसी के चोंच ऐसे निकले हुए हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप किस तरीके से क्लासिफाई करोगे? मान लेते हैं आपको ये काम दे दिया गया है या आपके अंदर खुद ही ये क्यूरियोसिटी जाग गई है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स को
करना, अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस करना अच्छा लगेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिखेंगे एक अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ग्रीन ग्रीन से होंगे। आप उन सबको बोल दोगे कि ये प्लांट है चलो, और आपको एक दूसरी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म दिखेगा जो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है दिखने में, जो बहुत ही डिफरेंट कलरफुल और डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिजम्स है। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स, तो आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज में पुट कर दोगे। आपने अभी अभी क्या किया, आपको जो दिखा आपने उस देखने के बेसिस पर उन दो कैटेगरीज को अलग कर दिया, जो कि बहुत ही फेयर है। इट इज फेयर इनफ। ऐसे ही सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे ही एक्चुअल में शुरुआत हुई थी क्लासिफिकेशन की। शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन हुई थी तो सारे प्लांट्स को अलग कर दिया गया, एनिमल्स को अलग कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज। एक ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और एक जो है वो चल फिर रहा है। एक ग्रीन कलर का जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो चलवल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पर स्टैंड कर रहा है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए। तो हमने क्या कर दिया, आर्टिफिशियली क्लासिफाई कर दिया। ये है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम नेचुरल चीजों को ध्यान में रखते हैं, कंसिडर करते हैं क्लासिफिकेशन करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी तो हो गया, दिखने के बेसिस पर, एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर तो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी कर ली, उसकी पूरा का पूरा उसको क्लासिफाई कर दिया। एनाटॉमी, अब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम ध्यान में रखेंगे कि अंदर से वो दिखने में कैसा है, अंदर से उसकी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे हैं। क्या एक ऑर्गेनिज्म, क्या एक जानवर के बॉडी ऑर्गन दूसरे जानवर के बॉडी ऑर्गन से मिलते जुलते हैं या थोड़े से भी डिफरेंट है। साइटोलॉजी, सेल का कैसा स्ट्रक्चर है। आप सबको पता है दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो जब साइटोलॉजी भी कंसिडर की गई थी क्लासिफिकेशन में, तो वो था टाइप ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फिर आता है लास्ट में थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम रिलेट करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर, तो हमें ज्यादा जानकारी मिलती है उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट, पूरी तरीके से अच्छे से क्लासिफिकेशन किया है, अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। चलो अब शुरू करते हैं तीसरा टॉपिक, दैट इज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें ये वाला टॉपिक उस चैप्टर में पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें इसी चैप्टर में से इंक्लूड करना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को ना एक स्पॉइलर अलर्ट, एक और स्पॉइलर अलर्ट दे देती हूँ। बात करते हैं हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में। शुरुआत में अर्नस्ट हैकेल ने शुरू किया था क्लासिफिकेशन करना मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, अभी जैसे हम लोगों ने जिसके बारे में बात की। उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारे साइंटिस्ट बाहर सामने आए, कोपलैंड आए, आर.एच. व्हिटेकर आए, और फाइनली दुनिया के हर तरह के ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया। लेकिन उनमें से एक अलग से साइंटिस्ट थे, ऐसे कुछ बच्चे क्लास में नहीं होते जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और अलग करने की कोशिश में वो सच में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो काफी डिफरेंट होता है और काफी यूजफुल भी होता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कार्ल वीस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा, कार्ल वीस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि इस दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमें क्लासिफिकेशन ऐसे ही करनी है कि हमें 3 डोमेन में इन सारे ऑर्गेनिजम्स को बांट देना है।
तो लोगों ने बोला ठीक है, अच्छा है, बढ़िया बात है, चलो बताओ फिर वो 3 डोमेन क्या है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला डोमेन होना चाहिए आर्की, जो इंक्लूड करे सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया को। आई नो आपको बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आर्की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, ये हमें ज्यादा समझ में आएगा जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, बट मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ हर बार की तरह। आर्की बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो मॉडर्न बैक्टीरिया जो हमारे लाइफ में आसपास पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमें बीमारियां होती हैं, जिसके वजह से हमें कुछ फायदा भी होता है, जैसे दही बना देते हैं वो हमारे लिए, और छोटे मोटे काम कर देते हैं, है ना। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो सबसे पुराने हैं, वो हमारे नॉर्मल मॉडर्न बैक्टीरिया से भी पुराने हैं। उनको आर्की बैक्टीरिया बोला जाता है। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंशियंट, बहुत ही पुरातन जमाने का, शुरुआत में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा उस टाइम के जमाने का। लेकिन ये आर्की बैक्टीरिया है कहाँ और पाए कहाँ जाते हैं? बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हो गए, जहां पर नॉर्मल ह्यूमंस या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना या एग्जिस्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो, ऐसे जगहों पर वो सरवाइव करते हैं। क्या रीजन है कि वो सरवाइव कर जाते हैं और बाकी लोग नहीं कर पाते? क्योंकि उनके सेल वॉल में कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन है, कुछ ऐसा मटेरियल है जो उनको प्रोटेक्ट करता है ऐसे हार्श एनवायरनमेंट से। तो आर्की बैक्टीरिया को कार्ल वीस ने एक डिफरेंट सेपरेट डोमेन दे दिया। भाई साहब क्या मजे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तीसरा आ जाता है यूकेरिया, और दूसरा आ जाता है बैक्टीरिया। दूसरा, तीसरा और पहला। दूसरा आ गया बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया है, बहुत ही मॉडर्न हमारे जमाने वाला बैक्टीरिया, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसकी हम कल्चरिंग कर सकते हैं, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। बैक्टीरिया सुना है तुम लोगों ने बहुत बार, डेटॉल के एड्स में सुना है 99.99% बैक्टीरियाज को किल करना। वो जो 0.001% बैक्टीरिया बच जाता है वो हो सकता है कि आर्की बैक्टीरिया, बट नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। बट हाँ, बैक्टीरिया जो है ना, इनके बारे में मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए उनको डिफरेंट किंगडम दिया गया बाय कार्ल वीस। और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट होते हैं, तो बैक्टीरिया को भी डिफरेंट डोमेन दे दिया बाय कार्ल वीस। कुछ समझ आया? नहीं आया ना? अभी मैं बताती हूँ, वो जो स्पॉइलर अलर्ट था ना, अभी वो आएगा काम में। यूकैरिया यानी कि सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने पुट कर दिया एक सिंगल डोमेन में, और ये डोमेन 4 किंगडम कंसिस्ट करता है। वो 4 किंगडम है फंगस का किंगडम, प्रोटिस्टा का किंगडम, और प्लांट का किंगडम, और एनिमल का किंगडम। भाई साहब, बाकी सारे डोमेन में तो एक एक किंगडम ही आ रहा है, लेकिन यूकैरिया में तो 4 किंगडम आ गए हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को खारिज कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, और मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने कहा कि मोनेरा नाम का जो किंगडम है ना, उसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया यानी नॉर्मल बैक्टीरिया, ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इट वॉज ऑल्सो फाइन टू अंडरस्टैंड, इट वॉज क्लियर। ये तो बहुत ही सही तरीका था क्लासिफिकेशन का। फिर दूसरा किंगडम उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा होगा, तीसरा उन्होंने कहा फंगस होगा, चौथा उन्होंने कहा प्लांट होगा, और 5वां होगा एनिमल, द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल किंगडम।
चलो ठीक है, बट ये कार्ल वीस को कुछ तो चुल मची थी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम किंगडम से भी ऊपर एक और कैटेगरी रखेंगे जिसका नाम होगा डोमेन। डोमेन के अंदर किंगडम्स आएंगे और किंगडम के बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन कैटेगरीज आएंगी। तो यही था बच्चों थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन के अंदर किंगडम आता है तो एक डोमेन के अंदर 4 किंगडम आ गए और बाकी दोनों डिफरेंट डोमेन में 2 डिफरेंट किंगडम्स आ गए, तो टोटल 6 किंगडम्स हो गए। 6 किंगडम्स ऑफ लाइफ भी हम इसे बोल सकते हैं। फिलहाल किंगडम्स वगैरह शायद उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में, बट मैं आप लोगों को बस इतना बताती हूँ कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि हम अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को पुट कर सकें। अच्छा, मान लेते हैं आपके घर में ना एक अलमीरा, हम सबके घर में ना एक अलमीरा जरूर होती है जहां पर हम बिना कुछ सोचे समझे कपड़ों का पहाड़ लगा देते हैं और जैसे अलमीरा खोलते हैं सारे के सारे कपड़े हमारे ऊपर गिर जाते हैं। फिर हमारी मम्मी आती है और मम्मी कहती है कि इतनी बड़ी हो गई हो, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी अकल नहीं है, ये नहीं कि कपड़ों को तय करके रखें, बॉटम्स को एक जगह रखें, सारे डेनिम्स को एक जगह रखें, टॉप वेयर्स को एक जगह रखें, लॉन्जरीज को एक जगह रखें। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें तो सारे कपड़े मिक्स करके अलमीरा में रख देने, और खूब डांटती हैं और फिर खुद ही आती हैं उन सबको क्लासिफाई करने, उन सबको अलग अलग जगहों पर तय करके रखने। हर अलमीरा में कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ कंपार्टमेंट हैंगर्स में होते हैं, कुछ कंपार्टमेंट के अलग अलग रैक्स होते हैं, और हमारी मम्मी हमारे कपड़ों को तय करके अलग अलग तरह की कैटेगरी में उसे पुट कर देती हैं। सारे टॉप वेयर्स अलग होते हैं, बॉटम वेयर्स अलग होते हैं, अंडरगारमेंट्स अलग होते हैं, सॉक्स अलग होते हैं, तुम्हारे हैंकी अलग होते हैं, तुम्हारा अदर एक्सेसरीज अलग होते हैं। सो यही तरीका होता है। हमारे जो साइंटिस्ट है ना बच्चों, वो भी हमारे मम्मियों की तरह ही बिहेव करते हैं। उनको भी बहुत चुल मची रहती है कि यार कैसे पता चलेगा तुम्हें कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, अगर तुम उसे अरेंज नहीं करोगे, अगर तुम उसे क्लासिफाई नहीं करोगे। सो गाइज, अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, और उस क्लासिफिकेशन को भी हमें सिस्टमैटिक वे में करना होगा ताकि उनकी स्टडी हम बहुत अच्छे से कर सकें। उन्हें ये सारी चीजें हम किसको रेफर कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बिकॉज वी आर स्टडिंग द लिविंग वर्ल्ड जिसका हम भी एक पार्ट हैं, जिसका आप भी एक पार्ट हो, जिसके हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पार्ट हैं। सो चलो, द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ खत्म हो गया। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की। ये दोनों वर्ड पहली बार सुन रहे होगे, सिस्टमैटिक तो तब भी सुना होगा। लोग कहते हैं ना सिस्टमैटिक तरीके से रखो ना इन सब चीजों को, मतलब कि एक कन्वेंशन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए किसी भी चीज को अरेंज करने का, किसी भी चीज को कैटेगराइज करने का। तो चलो, सिस्टमैटिक्स तो समझ में आ गया मैम, अब ये टेक्सोनॉमी क्या होती है? तो टेक्सोनॉमी साइंस का या बायोलॉजी का वो ब्रांच है बच्चों जो डील करती है विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी को हम आम भाषा में, सीधे सीधे भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि ये है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with procedures of classification, deals with procedures of classification, procedures और उसके principles भी ऐड कर देते हैं। चलो, principles एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन करना है, उसकी नीड है, समझ में आ गया। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में बहुत दिक्कत आएगी, समझ में आ गया। लेकिन
उसका कोई तरीका होना चाहिए ना, उसी तरीके को हम सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें कंसिडर करती है। ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ना बेटा, ये वर्ड कॉइन किया था एपी ढिल्लो ने, नहीं, एपीडी कैंडोल ने। बहुत एपी ढिल्लो के गाने सुन रहे हो तुम लोग, एपी ढिल्लो से याद कर सकते हो तुम लोग टैक्सोनॉमी गिवन बाय एपीडी कैंडोल। और लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ये टर्म बस दिया था एपीडी कैंडोल ने, लेकिन कैरोलस लीनियस ये इंसान का नाम है, डरना मत, ठीक है। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं बच्चों टैक्सोनॉमी में। उन्होंने बहुत सारी चीजें टैक्सोनॉमी के फील्ड में डिस्कवर की। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक्स, और सिस्टमैटिक्स जो हमारे सारे लोगों के मम्मी पापा के मुंह से हम हमेशा सुनते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से रखो। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना ही नहीं आता है तुमको, सिस्टमैटिक वे होना चाहिए कोई भी काम करने का, मतलब एक वे ऑफ अरेंजमेंट, राइट। तो चलो अब आगे चल के हम लोग देखते हैं सारी चीजें। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की रेफर्स टू, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, हायरार्की का मतलब क्या होता है बच्चों? हायरार्की का मतलब क्या होता है? stepwise arrangement of all categories for classification of plant and animal, group of senior taxonomists जो decide करते हैं plant और animals की nomenclature, या list of botanist और zoologist जो work कर रहे हैं on taxonomy of a species or group, या classification of species based on fossil record. Taxonomical hierarchy, अगर हायरार्की वर्ड किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई क्लास में, तो आप सबसे पहले किसको कंप्लेन करोगे? क्लास मॉनिटर को या क्लास प्रेसिडेंट को? और अगर वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है तो क्लास प्रेसिडेंट जाकर क्लास टीचर को कंप्लेन करेगा कि ये ऐसा ऐसा कुछ हो गया, कुछ बात हो गई। क्लास टीचर से भी अगर नहीं हो पाएगा तो वो तुम्हारे सीधे वाइस प्रिंसिपल तक जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल से भी नहीं हो पाया तो वो प्रिंसिपल तक जाएंगे। हायरार्की होता है रैंक, किस रैंक में, किस पोजीशन में किसको अरेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चलो लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कंसिडर किया जाता है। नेम 2 अदर बॉटनिस्ट नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। यहाँ पर आपको आंसर भी मेंशन किया गया है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ओरली समझा दिया था, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द डिफरेंट चैप्टर, बट स्टिल वो इस चैप्टर से काफी ज्यादा रिलेटेड भी है। तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। तो बेंथम एंड हुकर को आप बोल सकते हो दे गेव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इनकी एक बुक है जेनेरा प्लांटरम, इन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को। अब बात करते हैं ना कि एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या हैं टैक्सोनॉमी के। अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि टैक्सोनॉमी डील करती है प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस क्लासिफिकेशन का, बट हम कैसे वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? सबसे पहले हमें कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि आपके सामने कोई जानवर जा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है या फिर उसकी आइडेंटिटी क्या है। आप घर आके अपने मम्मी या पापा या भाई बहन को कहते हो कि आज मैंने बहुत एक अजीब सा जानवर देखा। दे विल आस्क कैसा दिखता था,
है ना। चलो वो छोड़ो, ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हो गया। मान लेते हैं आपने अपने सामने मर्डर होते हुए देख लिया, क्राइम होते हुए देख लिया, कोई बहुत एक एकदम सीआईडी का एपिसोड इमेजिन करो, क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड इमेजिन करो। उसमें क्या दिखाता है कि एक कोई नॉर्मल सा बंदा है, उसने कोई क्राइम विटनेस कर लिया होता है कि हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, किसी ने कुछ गलत कर दिया। तो जब वो कंप्लेन करने जाता है या फिर जब उससे पूछताछ होती है, तो उसे तो पता नहीं है कि क्रिमिनल था कौन, वो कहाँ रहता था, उसकी जीवन गाथा तो उसको मालूम है नहीं। तो उससे क्या पूछा जाता है कि वो दिखने में कैसा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे जाते हैं बच्चों। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताता है कि उसकी नाक लंबी थी, टेढ़ी थी, उसके लिप्स ऐसे थे, उसके बाल स्पाइकी हेयर उसका था, उसने काला चश्मा पहन रखा था, या उसके कान में कोई ऐसी इयरिंग टाइप डली हुई थी, सोने का चेन पहन रखा था, उस चेन में एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें एस लेटर था, व्हाटएवर इट इज, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल रही हूँ। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, स्केच बनवाते हैं उस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पर, और फिर जैसे स्केच बन गया तो उसको छपवा देंगे उन पोस्टर्स को, और जहां पर लोगों ने देखा कि अरे ये लड़का तो उसी पोस्टर वाले जैसा दिख रहा है, पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। जब तक हमें लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता चलेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट प्रोसीजर for taxonomy. So it is the understanding of characters of organisms such as external and internal structure, structure of cell, developmental processes, ecological information etc. मतलब कि A to Z उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानना, ये है पहला प्रोसेस, ये है पहला स्टेप फॉर टेक्सोनॉमी। और इसी को हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं कि जब तक कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ना कि वो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज किसी से मिलती जुलती है या नहीं है। अगर किसी नॉन ऑर्गेनिज्म से उसकी सिमिलैरिटी है तो हम जाकर उसके आइडेंटिफिकेशन के क्लोजर आ सकते हैं, उसकी पहचान हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर नॉन ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी मैच नहीं कर रही है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन। मैंने अभी बताया ना कि जब तक उस क्रिमिनल का, उस मर्डरर का स्केच नहीं बन जाता लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जहां पर भी मान लो पोस्टर्स लगे हैं, अब उस चोर को या उस मर्डरर को बहुत सावधानी से चलना होगा। अगर वो दिख गया लोकल लोगों को या ऐसे लोगों को जिन्होंने उसके पोस्टर्स देख रखे हैं, जिनको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं, वो तो पकड़ लेंगे, क्योंकि भाई इनाम भी तो दिया होता है ना कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे, इस क्रिमिनल को ढूंढो। वाह, मैं कहाँ किस इमेजिनरी दुनिया में जा चुकी हूँ, मुझे पता भी नहीं है वो क्रिमिनल कैसा दिखता है, बट आई कैन इमेजिन देम। चलो, तो nomenclature is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। चलो मैं एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों का आधार कार्ड बना है ना, आधार कार्ड बना है, क्या बोलते हैं उस आधार कार्ड को? UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप आधार कार्ड बनवा रहे थे, आपके रेटिना को स्कैन किया गया था, आपके आई को स्कैन किया गया था, प्लस आपका फिंगरप्रिंट भी स्कैन हुआ था, और उसकी इंफॉर्मेशन इनकोडेड है इन द फॉर्म ऑफ बार कोड और समथिंग। ठीक है, तो उस तरीके से ना आपका जो आधार कार्ड बन रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ सारी डिटेल्स आपके बारे में, और वो आधार कार्ड एक आईडी कार्ड, एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के तौर पे यूज किया जाता है। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो या आप किसी भी काम में जा रहे हो, आप अपना बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो, आपको आधार कार्ड लगेगा। आप अपने नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको आधार कार्ड लगेगा। आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको आधार कार्ड लगेगा, ताकि लोग आपको पहचान सके कि ये है सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपका इस देश का सिटीजन होना इसी से प्रूव होगा कि आपके पास इस कंट्री का एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, यानी कि यू आर गेटिंग आइडेंटिफाइड एज द
सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। यही चीज होती है बेटा आइडेंटिफिकेशन। जब हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके कैटेगराइजेशन या कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन हो गई है, समझ में आ गया कि ये किसी दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, सिमिलैरिटीज हम देख चुके हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स हम देख चुके हैं। अब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो प्लांट में आता है, क्या वो एक फंगस है, क्या वो एक एनिमल है, एनिमल में भी क्या वो एक मैमल है, क्या वो एक इंसेक्ट है, क्या वो एक बर्ड है। अब हम उसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। किस बेसिस पर? किस बेसिस पर? उसके कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पर। जब नाम रख दिया जाएगा, जब नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो वो कंप्लीटली आइडेंटिफाइड होगा। आपका नाम आपका यूनिक नेम हो चाहे ना हो, पर हर एक स्पीशीज का एक यूनिक नेम होता है। नॉमेनक्लेचर के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिर हम फाइनली उसे क्लासिफाई कर देते हैं। जब हमें पता चल गया, जब हमें आइडेंटिफाई हो गया about this particular species, now we are going to put them in a particular category, in some particular categories। ठीक है, जैसे आपका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है स्कूल में कि आप मान लेते हैं फरीदाबाद के रहने वाले, इस होली क्रॉस स्कूल में पढ़ने वाले, उस स्कूल के अंदर क्लास 11th में बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ने वाले रोल नंबर 27 के बच्चे हो। रोल नंबर 27 है, उसके बाद आपका क्लास है, आपका सेक्शन है, आपका स्कूल है, आपका सिटी है। ये सब कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आपको पुट किया गया है ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। कोई भी इंसान जब मिसिंग होता है, हम उसके मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाते हैं तो हम क्या बताते हैं उसके बारे में? पुलिस तो पूछेगी ना कि बताओ उसके बारे में कुछ बताओ, तभी तो ढूंढ पाएंगे उसे। तो उसे ढूंढने के लिए क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें उसका नाम बताना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा कि वो रहता कहाँ है, या काम कहाँ करता है, या पढ़ता कहाँ है। उसके बाद पुलिस जाकर उन जगहों पर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स निकलवाती है। और फिर हमारे पास अगर उसका आधार है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो भी वो निकलवा लेते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो भी अननोन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचानने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, उनको इस दुनिया में आइडेंटिफाई कराने के लिए, एक पहचान देने के लिए क्या करना पड़ता है? कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इससे, और फिर हम उसे क्लासिफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में कि ये इस पर्टिकुलर किंगडम का मेंबर है, इस किंगडम के अंदर क्लास है, फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। चलो अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। मान लो आप घर के बाहर गए, घर के बाहर घूम रहे थे, आपको एक हाथी दिख गया, आप घर आते हो और आप घर वालों को कहते हो कि मम्मा आज ना मैंने एक बिल्ली देखी। तो घर वालों को तो यही लगेगा ना कि आपने बिल्ली देखी है, क्योंकि आपने नाम ही गलत बताया है। आप कहोगे इतनी बड़ी बिल्ली थी, घर वाले कहेंगे पागल हो गया हमारा बच्चा, बेकार हो गया पढ़ाना लिखाना इसको, हे भगवान पैसे बर्बाद हो गए हमारे, इसको तो पता ही नहीं है कि इसने देखा क्या। क्योंकि कैरेक्टर आप डिफरेंट बता रहे हो और नाम आप डिफरेंट बता रहे हो। बिल्ली तो छोटी सी होती है, आप एक हाथी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। नॉमेनक्लेचर इसीलिए जरूरी है, नाम रखना इसीलिए जरूरी है। जिसका कोई नाम नहीं होता उसकी कोई पहचान नहीं होती, है ना। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है। अब नाम से याद आया, जब भी आपके घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, हम सबके साथ है यार ऐसा, हम सबके साथ, जब भी हमारे घर में बच्चा पैदा होता है हम तुरंत ना जल्दीबाजी नहीं दिखाते कि एक ऑफिशियल नेम रखें। हम पहले उसको एक नॉर्मल लोकल नेम से बुलाते हैं, एक क्यूट नामों से बुलाते हैं जो कि उस बच्चे को देखकर जो हम एक्सप्रेस कर सके, जैसे बाबू, सोना, जादू टोना, टिल्लू, मिन्नू, गोलू, है ना।
गुल्ला, पुचका, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है इन सब नामों का, बट बोले जा रहे हैं और क्यूट भी लगता है। उनको देखकर ऐसी फीलिंग भी आती है कि ये तो बाबू है, छोटा सा बेबी है ना। लेकिन सोचो कि अगर आपका नाम होता बाबू श्रीवास्तव तो कैसा लगता, या बाबू शर्मा कैसा लगता, या गोलू मल्होत्रा कैसा लगता। नहीं बैठ रहा ना, नहीं सूट कर रहा। तो ये जो लोकल नेम्स है ना, ये जो घर वालों के दिए हुए चुन्नू मुन्नू वाले नाम है ना, ये ऑफिशियल नाम नहीं होते, कभी भी नहीं होते। इनका ऑफिशियल नाम रखा जाता है ताकि इसे उस पर्टिकुलर यूनिक नाम से आइडेंटिफाई किया जाए। आजकल पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हैं इस चीज़ को लेकर, और वो चाहते हैं कि मम्मी और पापा दोनों के नाम को मिलाकर ऐसा कोई नाम बच्चे का बनाया जाए जो बिल्कुल ही यूनिक सा हो, है ना। शुरू में जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का बच्ची हुई थी, तो लोगों ने सजेस्ट किया था विरुष का नाम रखो, इट्स सो यूनिक, लेकिन उन्होंने रख कुछ और दिया, खैर वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि यूनिक नाम होना चाहिए। वैसे ही जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं, तो भी उनका एक यूनिक नाम रखा जाता है। सो नॉमेनक्लेचर है नामकरण, नॉमेनक्लेचर है नामकरण, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर टेक्सोनॉमी का जिसमें हम एक अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसका नामकरण करते हैं, उसे एक करेक्ट नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल रूल, अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल रूल, प्रोवाइडिंग standardized name to the organism इस तरीके से such that a particular organism is known by the same name all over the world, right? घर वाले तुम्हें टिल्लू बुला रहे हैं, है ना। तुम्हारी क्रश तुम्हें कुछ और ही बुला रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बेबी बुला रही है ना। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुत्ता बुला रहे हैं साले, ये सब बोल रहे हैं। तो अलग अलग लोगों ने तो तुम्हारे अलग अलग नाम रख दिए, बट एक्चुअल में तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा एक्चुअल में? कोई ऐसा इमेजिनरी नाम मैं बोल देती हूँ, राहुल दुबे, ठीक है। अब पता नहीं कौन है राहुल दुबे, एकदम से बस थॉट आया, ठीक है। प्लीज नो राहुल दुबे शुड स्पैम ऑन कमेंट बॉक्स, कुछ ऐसा मत करना। मान लेते हैं ऑफिशियल नाम तो राहुल दुबे है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुला रहे हैं तुम्हें, तो वो जो ऑफिशियल नाम है ना, वो एक्चुअल में स्पीशीज का नाम होता है, ठीक है। इस तरीके से हम स्पीशीज के नाम रखते हैं जो यूनिवर्सल होना चाहिए, जो साइंटिफिक बेसिस से कंप्लीट होना चाहिए। और बाकी जितने भी नाम है जिससे यूनिवर्सली नहीं जाना जा रहा है, वो नाम लोकल लैंग्वेज में वर्नलाइज्ड नेम्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कॉम्पोनेंट्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। यहाँ पर भी हमारे साहब कैरोलस लीनियस आ गए। ये देखो, आप इसे किस नाम से जानते हो? इंग्लिश में आप एलिफेंट बोलते हो, हिंदी में आप हाथी बोलते हो, और अलग अलग लैंग्वेजेस में से अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। तो ये एलिफस मैक्सिमस इज द साइंटिफिक नेम, इट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। एशियन एलिफेंट का नाम होता है एलिफस मैक्सिमस। बोटैनिकल नेम्स जो हैं दैट आर बेस्ड ऑन द रूल्स जो प्रोवाइडेड हैं बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ICBN एक ऐसा कन्वेंशन जहां पर बोटैनिकल नेम्स को जहां पर बोटैनिकल नेम्स दिए जाते हैं। जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उसी तरीके से अलग अलग कन्वेंशन है जहां पर साइंटिस्ट जिस बोर्ड में बैठकर उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम रखते हैं। वायरस के लिए वायरल नॉमेनक्लेचर का अलग इंटरनेशनल बोर्ड है। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम फॉर स्पीशीज। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है?
मान लो आपको आपके सिर्फ कॉमन नेम से ही जाना जाए, उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? या मान लेते हैं कि गाय को गाय के नाम से ही जाना जाता है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? द नेम्स में चेंज, यस, वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। गाय को हम लोग तो बोल देंगे कि हाँ ये गाय है, अब किसी रशियन इंसान से पूछ लो, वो तो कुछ और ही बोल देगा, है ना। किसी अमेरिकन इंसान से पूछ लो, वो कुछ और ही बोल देगा। किसी अफ्रीकन पर्सन से पूछ लो, वो तो इसे कुछ और ही नाम से जानेगा। किसी इंडोनेशियन पर्सन से पूछो, वो इसे किसी और नाम से जानता होगा। तो one species may have several common names and one common name may be applied to two species। होता है, बहुत बार होता है, ऐसा होता है ना कि एक कॉमन सा नाम है जो दो डिफरेंट स्पीशीज के लिए अप्लाई होता है बाय द टू डिफरेंट पीपल जो अलग अलग जगहों को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं? यस, नाम चेंज हो सकता है, यूनिवर्सली इसे अप्लाई नहीं कर सकते, एक नाम दूसरे स्पीशीज के नाम से मैच कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स। बात करते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं। तो यूनिवर्सल रूल्स पढ़ लेते हैं नॉमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में लिखा जाता है और ये लिखा जाता है आइटलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड या डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो चाहे वो ऑर्गेनिज्म चाहे कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उसे उसके नाम को डिराइव किया जाएगा लैटिन लैंग्वेज में ही। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस। जीनस एक कैटेगरी है, एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ध्यान से सुनना। while the second component denotes the specific epithet, वो स्पीशीज का नाम है, वो स्पीशीज का नाम है। जैसे होमो सेपियंस, ह्यूमंस को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, होमो इज जीनस और सेपियंस जो है वो हम एज अ स्पीशीज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate the Latin origin। मान लेते हैं मैं मैंगो का नाम लिख रही हूँ साइंटिफिकली, मैंगीफेरा इंडिका, तो अगर मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ तो आइटलिक्स में तो लिख नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, तो मैं इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर लूंगी। बट अगर मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर आइटलिक्स में प्रिंट किया, टाइप किया, वैसे ही करना है। दिस इज द यूनिवर्सल रूल, ठीक है। पहला वर्ड जो जीनस को डिनोट करता है उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए और दूसरा वर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट है यानी स्पीशीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर मतलब ये आइटलिक्स में होना चाहिए था, माय बैड, सॉरी। चलो, साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन डैश एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम। डिराइव्ड वर्ड जहां पर आ गया, डिराइव्ड का मतलब है कि उसकी ओरिजिन कहाँ की होनी चाहिए, तो वो लैटिन ओरिजिन का होना चाहिए और प्रिंटेड होना चाहिए आइटलिक्स में। तो आइटलिक्स एंड लैटिन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय, ये भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था बच्चों, ठीक है, कैरोलस लीनियस। इसीलिए तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं कैरोलस लीनियस को, क्योंकि टेक्सोनॉमी का मेजर पार्ट इन्होंने ही कवर किया है। नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स का, तो बहुत सारी हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हर एक स्टेप एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सॉन बोल सकते हैं। हर कैटेगरीज को एक साथ हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। हर एक टेक्सॉन या रैंक रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पर सारे बच्चों को, बिल्कुल ध्यान से। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को विथ एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। ये जो पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, ये है मैंगो का, है ना। जब हम किसी
प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफरेंट हायरार्की, डिफरेंट रैंक एंड डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा रैंक आता है किंगडम, सबसे बड़ा रैंक आता है किंगडम। फिर उसके बाद आता है डिवीजन, फिर उसके बाद आता है क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। कैसे याद करोगे इसे किस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग? किस तरह से याद कर सकते हो आप लोग? बहुत सारे निमोनिक्स हैं, ठीक है। चलो एक 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 पहले तो ये देख लो, जब हम बात करते हैं एनिमल की क्लासिफिकेशन की, तो एनिमल में भी सबसे पहला आता है किंगडम, दूसरे में आता है फाइलम। तो फाइलम और डिवीजन दोनों का रैंक सेम है। अगर एनिमल के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फाइलम वर्ड यूज करेंगे, और अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो डिवीजन यूज करेंगे। फिर क्लास, उसी तरीके से ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। चलो इसका मैं एक बढ़िया सा निमोनिक आपको बताती हूँ। किंग प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्रीन सरफेस, लिख देती हूं मैं यहां पर। किंग प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्रीन सरफेस, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑन में ऑर्डर, ठीक है। तो ये निमोनिक याद करना। और एक चीज बस आपको याद करनी होगी, एक चीज बस आपको याद करनी होगी कि फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड आ जाता है जब हम प्लांट का टेक्सोनॉमी करते हैं, जब हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। चलिए, मैंगो कौन से किंगडम को बिलोंग करेगा? मैंगो एक प्लांट है, मैंगो एक प्लांट है, ठीक है। फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म में आता है हमारा मैंगो। क्लास है डाइकोटिलिडनी, डाइकोट प्लांट होता है हमारा मैंगो। ऑर्डर है सेपेंडेल्स, इसके अंदर ऑर्डर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, जिसमें से एक ऑर्डर है सेपेंडेल, उसको ये बिलोंग करेगा। एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिली होती हैं, उसमें मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएसी। उसके बाद एक फैमिली के अंदर कई सारे जीनस होते हैं, उसमें एक जीनस है मैंगीफेरा जिसमें मैंगो आता है, और एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीशीज होते हैं। तो इंडिया में पाए जाने वाले मैंगो की स्पीशीज को इंडिका बोला जाता है। तो मैंगीफेरा इंडिका इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, और ये है उसकी पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की, पूरी की पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो चलो बढ़िया सा एक और क्वेश्चन करते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज सबसे नीचे है ना, और किंगडम सबसे ऊपर है ना। तो इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, रिमेन सेम, और मे इंक्रीज और डिक्रीज। मैं आपको बताती हूँ, एक किंगडम के अंदर, एक किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम हो सकते हैं। एक फाइलम के अंदर कई सारा क्लास हो सकता है, एक क्लास के अंदर बहुत सारा ऑर्डर हो सकता है, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली हो सकती है, ठीक है। और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, और एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। तो जब एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज लेवल से किंगडम लेवल तक जा रहा है, तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं बच्चों, इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे। कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं जब ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहा है। चलो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल will show similarities up to which of the lowest taxon? lowest taxon मतलब एकदम सबसे मोस्ट कॉमन क्या होगा इन तीनों के बीच? तो इन तीनों का नाम सोलेनम से स्टार्ट होता है, यानी इन तीनों का जीनस नेम सोलेनम है, सोलेनम है। तो जीनस इज द
लोएस्ट टेक्सॉन, क्योंकि स्पीशीज अलग हो जाएगी, तभी तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, क्योंकि स्पीशीज अलग है। जीनस के बाद स्पीशीज ही आता है, तो सबसे लोएस्ट टेक्सॉन हो गया जीनस। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्नस्ट मेयर ने। स्पीशीज के बारे में उन्होंने ये बताया कि स्पीशीज एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं क्लासिफिकेशन के। एक स्पीशीज ग्रुप होते हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के। वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीके से सिमिलर होंगे। जैसे मैं और आप, हम दोनों सेम स्पीशीज हैं, हम दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर है, ठीक है। और ये कॉमन जीन पूल का शेयर करते हैं, कॉमन जीन पूल यानी कि हमारे जेनेटिक्स कॉमन होंगे और नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। एक इंसान के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है, एक इंसान का बच्चा इंसान ही बनता है। अगर घोड़े और गधे का रिप्रोडक्शन करा दिया जाए तो ये दोनों स्पीशीज रिप्रोड्यूस तो कर लेंगी, लेकिन इनका बच्चा फर्टाइल नहीं होगा, यानी उनका बच्चा फिर कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इनफर्टाइल होगा। तो स्पीशीज वो होती हैं जो सेम स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस करे और उनका बच्चा भी फर्टाइल हो, यानी रिप्रोड्यूस करने के लायक हो। हम इन दोनों को स्पीशीज बोल सकते हैं इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बेस्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर, जिसे हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। सो थैंक यू सो मच बच्चों। आई जस्ट होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया। फटाफट से रिवीजन करते हैं ना, कि ये पूरा चैप्टर किस चीज के बारे में है। एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स हैं। उन लिविंग बींग्स के बारे में हमें कैसे पता चला, कि हाथी भी कुछ होता है, घोड़े, बिल्ली, कुत्ता, पंछी, पीकॉक, टाइगर, मैंगो ट्री, लीची ट्री, बनाना ट्री, ये सब भी कुछ होता है। बैक्टीरिया, इंसेक्ट, कॉकरोच, माउस, ये सब भी कुछ होते हैं। कैसे पता चला? जब हम लोगों ने इनकी स्टडी की, और जब हमने इनकी स्टडी की तो हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा। हमें पता है कि एक मच्छर और एक कॉकरोच, ये दोनों इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसकी स्टडी की। हमें पता है इंसेक्ट कहाँ पर प्लेस किया जाता है। जैसे मम्मी हमारे अलमीरे में कपड़े को तय करके अलग अलग जगहों पर सिस्टमैटिक तरीके से रखती है, तो हमें पता होता है कि हमारा टॉप कहाँ रखा है, हमारे शर्ट्स कहाँ रखे हैं, हमारे पैंट्स कहाँ रखे हैं। वैसे ही जब हम पूरे लिविंग वर्ल्ड की सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें पता होता है कि एक मस्कीटो की जगह कहाँ होगी, एक फंगस की जगह कहाँ होगी, एक छोटे से ग्रास की जगह कहाँ होगी, और एक छोटी सी चींटी की जगह कहाँ होगी, एक बड़े से वेल की जगह कहाँ होगी। तो ये है शुरुआत क्लास 11th बायोलॉजी की, जहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी की एक ऐसी दुनिया जहाँ हम बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के ओशन में डूबने वाले हैं। उसमें डूबने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको उस ओशन के पानी का छींटा मारा है आपके ऊपर। तो आई जस्ट होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम आंसर्स एज मच एज आई कैन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम और ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं इनटू द ओशन ऑफ बायोलॉजी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। विल सी यू अगेन. Take care. Thank you so much and bye bye.